गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई का एक पार्ट पढ़ लिया था। अब इसमें अगला हम लोग चलना शुरू करते हैं। हमने इससे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, अब हम पढ़ने चल रहे हैं कोशिका भित्ति। देखिए, पादप जो होते हैं, पादप में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, ठीक है, हम किसकी बात करने चल रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि पादप में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये सेल्यूलोज क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है। ये सेल्यूलोज क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। पौधों को क्या प्रदान करता है? तो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। हमने क्या बताया? हमने कहा कि पौधों में, जंतु की बात नहीं कर रहे हैं, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादपों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है और यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक जटिल पदार्थ है। यह क्या है? जटिल पदार्थ है। और यह जटिल पदार्थ क्या करता है? तो हमें जो पौधे होते हैं उनको संरचनात्मक क्या प्रदान करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। यहीं पर देखिए आगे लिखा है, जब पादप में, देखिए पादप की बात हो रही, पौधों की बात हो रही, क्योंकि पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पादप की ही बात करेंगे। तो जब पौधों की बात करते हैं तो पौधों में हमने आपको परागण के बारे में 3 नियम बताए थे, ठीक है। 3 नियम बताए थे। उसी 3 नियम पर आधारित है कि पौधों में जब जल का निकास होता है, यानी जल की हानि होती है, तो वहाँ पर परागण विधि द्वारा होता है। किसके जरिए होता है? तो परागण विधि द्वारा जल की क्या होती है? हानि होती है। तो इसी परागण विधि के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका झिल्ली सहित, देखिए किसकी बात कर रहा है? कोशिका झिल्ली सहित, ठीक है। कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली भी संकुचित हो जाती है और उसके अंदर आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसकी बात होती है, ठीक है। अब सुनिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकते हैं। कोशिका को रंगने के लिए, ठीक है, कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के अलावा, ठीक है, मतलब आयोडीन विलयन का यूज करके कोशिका की रंगाई की जा सकती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? तो आयोडीन विलयन की बात कर रहा हूँ। आयोडीन विलयन, ठीक है, आयोडीन के अलावा, ठीक है, या आयोडीन के अतिरिक्त, यानी इसका मतलब हो गया कि हम आयोडीन के से हम क्या कर सकते हैं? तो कोशिका को रंग सकते हैं। तो कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन के अतिरिक्त सेफ्रानीन, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सेफ्रानीन की बात कर रहा है, और मेथिल ब्लू, ठीक है, सेफ्रानीन और मेथिल ब्लू के का उपयोग किया जा सकता है। यानी 3 चीजें उपयोग की जा सकती हैं किसको? कोशिका को रंगने के लिए। एक आयोडीन विलयन का यूज कर सकते हैं, दूसरा सेफ्रानीन का यूज कर सकते हैं, तीसरा मेथिल ब्लू विलयन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेथिलीन ब्लू विलयन का यूज किया जा सकता है। ये हो गया आपके बारे में, किसके बारे में? कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य कुंचन। और कोशिका को रंगने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो आयोडीन विलयन चाहिए, सेफ्रानीन चाहिए, और क्या चाहिए? तो मेथिलीन ब्लू विलयन चाहिए। इससे हमारा ये हो सकता है। तो अभी आप क्या करिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम बात करने चल रहे हैं, केंद्रक की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात करने चल रहे हैं। कह रहा है केंद्रक के चारों ओर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब, या मेरा लिखवाना या छपवाना नहीं है, या नोट करके रखवाना नहीं है। मेरा ध्येय यह रहता है कि आप मेरी बात सुनकर तुरंत उस चीज़ को लर्न कर लीजिए, ताकि आपकी चीज़ें क्या हो जाएं, आपके अंदर बैठ जाएं, ताकि आप उसका यूज कर सके। ऐसा नहीं कि लिख के रख लीजिए, लिखना ध्येय नहीं है।
लर्न करना है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, केंद्रक हम अब क्या पढ़ने चला, अभी इससे पहले कोशिका झिल्ली पढ़े हैं, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, कोशिका भित्ति पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं केंद्रक, ठीक है। किसकी बात करने चल रहे हैं, तो केंद्रक की बात करने चल रहे हैं, इसकी बात हो रही है भाई, केंद्रक, ठीक है। देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए, देखिए मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि आपको इससे फ़ायदा है। आप अगर लिख कर रख लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उसको दोहराएंगे, आप मेरी बात को एक बार समझ जाएंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे, एक बार जहाँ लर्न हो गया, जहाँ चीज़ें याद हो गई, फिर दोबारा वो आपके दिमाग से निकलने वाली नहीं है। आप एक बार दो बार और दोहरा लेंगे तो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ना है हमको। देखिए केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, केंद्रक है, ठीक है, इस तरह से उसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी बात करेंगे, तो पहले समझिए केंद्रक के चारों ओर, ठीक है, दोहरे स्तर की क्या होती है, परत होती है, दोहरे स्तर की परत होती है। एक परत ये हो गई और एक परत ये हो गई, ठीक है। दोहरे स्तर की परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इनको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, कह रहा है केंद्रक के चारों ओर दोहरे स्तर की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इस झिल्ली में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। इस झिल्ली में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्र से कोशिका द्रव्य, ठीक है, कह रहा है कि इसी झिल्ली से, फिर से सुनिएगा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्र से कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है या आ सकता है, यानी जाना आना दोनों हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कि कोशिका जो होती है दोहरे स्तर की परत से घिरी होती है, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों में केंद्रक, मतलब इन्हीं को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इन्हीं झिल्ली से क्या होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका का जो द्रव्य होता है वो केंद्रक से बाहर आ सकता है और जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है भैया क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, फिर से सुनिएगा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जितना आपका स्तर है उतना मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप उसको देखते जाइए। ये कोशिका विभाजन में, ठीक है, कोशिका विभाजन में, ठीक है, कैसा दिखाई देते हैं, तो छड़ाकार दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन होगा तब ये छड़ाकार दिखाई देंगे, छड़ाकार दिखाई देते हैं। कब, जब कोशिका का विभाजन होता है। अभी आगे बताएंगे कोशिका दो तरीके से विभाजित होती है, एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसकी बात अभी आगे करेंगे। लेकिन कोशिका में जो होता है विभाजन जो होता है वो क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमोसोम किस आकार में दिखाई देते हैं, तो छड़ाकार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अनुवांशिक गुणों का, ठीक है, सूचना जो होती है, ठीक है, अनुवांशिक गुणों की सूचना जो होती है, ठीक है, जो माता पिता से डीएनए, यानी सुनिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा अनुवांशिक गुणों का, ठीक है, अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है, ठीक है, वो माता पिता से डीएनए, डीएनए को क्या कहते हैं, तो डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अनुवांशिक गुणों की सूचना, केंद्रक में क्रोमोसोम, विभाजन के समय ये छड़ाकार दिखाई देते हैं, और अनुवांशिक गुणों की सूचना, ठीक है, जो क्या होता है, माता पिता से डीएनए, ठीक है, डीएनए के अणु के रूप में, यानी डीएनए के अणु के रूप में, डीएनए के अणु के रूप में कहाँ जाते हैं, तो अगले संतति में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अगले संतति में जाते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। वो और इसी में क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो होते हैं वो डीएनए के रूप में कहाँ पहुँचते हैं, संतति में पहुँचते हैं, किसके द्वारा, माता पिता के जरिए, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। देख लीजिए आ गया ना कि डीएनए, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के
बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, या अगर कहें तो किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये डीएनए किसके किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। डीएनए जो है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को, ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, यानी इसी के क्रियात्मक खंड को, इसी के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। इनके क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता है, यानी जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, ठीक है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यही डीएनए, जो ये डीएनए है, ये क्रोमैटिन के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, तो क्रोमैटिन के रूप में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है, कुछ जीव में कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है बहुत स्पष्ट होता है। आइए देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, बैक्टीरिया जैसे कुछ रहता है, तो अब कह रहा है कि जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं, यानी कुछ जीव जो होते हैं, उसमें कोशिका केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, मतलब उसमें बहुत स्पष्ट नहीं होता कोशिकीय क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, केंद्र की झिल्ली जो होनी चाहिए वो नहीं रहती है। ऐसी कोशिका को केंद्रक में केवल क्रोमैटिन होता है, ऐसी कोशिका के में अंदर केवल क्या रहता है, क्रोमैटिन होता है, ठीक है। और जिन भी ऐसी, मतलब जिसमें क्रोमैटिन हमें दिखाई देता है, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या कहता है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें अधिकांश जो द्रव्य होता है, ठीक है, किसमें, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ अधिकांश, किसमें, किसकी बात कर रहा हूँ, तो प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक। इसमें अधिकांश द्रव्य जो होते हैं अलग नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अधिकांश द्रव्य अलग नहीं होते हैं। उसमें और भी कुछ, जैसे कि द्रव्य अंगक भी नहीं होते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें झिल्ली के साथ साथ कुछ द्रव्य अंगक भी नहीं होते, जो कोशिका के केंद्र के अंग होते हैं, अंगक होते हैं, वो भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्ली, ठीक है, झिल्ली के द्वारा की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होती हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में, ठीक है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैक्टीरिया में जो होता है वो क्लोरोफिल झिल्ली के द्वारा मतलब किया जाता है या उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो प्लास्टिड में होता है, क्योंकि अभी क्लोरोफिल के प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लास्टिड भी जो प्लास्टिड होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना है, किसके बारे में जाना है, तो कोशिका के बारे में जाना है। चलिए हम कोशिका के बारे में लिखवा रहे हैं, आप उसको उतार लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा। देखिए जितना मैं लिखा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि 60 आपको लिखाऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, बहुत कम लिखना पड़े, ठीक है। देखिए केंद्रक को चारों तरफ से दोहरे स्तर की झिल्ली, ठीक है, केंद्रक को चारों तरफ से दोहरे स्तर की झिल्ली
देखिए केंद्रक के चारों तरफ से, ठीक है, दोहरे स्तर की झिल्ली ने क्या रखा है, घेर रखा है, ठीक है, जिन्हें केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, जिन्हें केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से इसके माध्यम से जिसके माध्यम से कौन सा द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य, जिसके माध्यम से कोशिका द्रव्य बाहर आ जा सकती है, आ जा सकती है, आ जा सकती है। क्या कहा, जिसके माध्यम से ये क्या कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं या आ सकती हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। मैंने क्या बताया, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और कोशिका विभाजन के समय ये छड़ाकार दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय यह छड़ाकार दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय कैसा दिखाई देता है, तो छड़ाकार दिखाई देता है। अनुवांशिकी गुणों का, ठीक है, अनुवांशिक गुणों की सूचना, यानी माता पिता से जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं उसकी सूचना, ठीक है, अनुवांशिक 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 गुणों की सूचना, ठीक है, आनुवांशिक गुणों की सूचना, आनुवांशिक गुणों की सूचना इन्हीं में विद्यमान होती है, ठीक है, आनुवांशिक गुणों की सूचना इन्हीं में विद्यमान होती है। देखिए अब कर रहा है आनुवांशिक गुणों की सूचना, जो आनुवांशिक गुणों की सूचना जो माता पिता से, जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ठीक है, एसिड या अम्ल के रूप में, के रूप में नहीं, के अणु के रूप में, अणु के रूप में, ठीक है, के अणु के रूप में कहाँ पहुँचते हैं, के अणु के रूप में कहाँ पहुँचते हैं, अगली संतति तक पहुँचते हैं, के रूप में अगली संतति तक पहुँचते
हैं, अगली संतति तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, कौन पहुंच जाता है, तो अनुवांशिक गुण जो होते हैं। अगर क्रोमोसोम, ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है, क्योंकि भाई हमने पढ़ा कि केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम 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 डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कह रहा है क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यही सब बात हुई थी हमसे आपसे। तो डीएनए का क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यही डीएनए, ठीक है, जो ये डीएनए है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। अभी बात हुई कि डीएनए को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी ये हो गई। अब देखिए कह रहा है कि जब कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है, 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 तो ये जो डीएनए है, ठीक है, जब ये कह रहा है कि जब कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है, तो ये डीएनए है, ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो नहीं हो रही होती है तो डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। चलिए ले लिए। अब देखिए इसको मैं फिर से समझा देता हूँ कि देखिए हम पढ़ रहे हैं केंद्रक के बारे में। हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिया, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, तो केंद्रक की बात कर रहे हैं। तो केंद्रक जो होता है वो चारों तरफ से दोहरी परत वाली झिल्ली से घिरा होता है। इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, केंद्र की झिल्ली कहा जाता है या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब ये चारों तरफ से क्या होते हैं, घिरे होते हैं और इनमें छिद्र पाया जाता है। इन्हीं छिद्र से कोशिका द्रव्य बाहर जा सकता है या आ सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से कोशिका का द्रव्य बाहर आ सकता है, ये उसने बता दिया। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या करते हैं भैया, इसके बारे में सुन लीजिए। ये जो क्रोमोसोम होते हैं कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, ये छड़ाकार दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय कैसे दिखाई देते हैं, तो छड़ाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, ये अब ये हो गया। अब कह रहा है कि
आनुवांशिक गुणों की सूचना, ठीक है, जो माता पिता से डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणु के रूप में अगली संतति में पहुंचते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। देखिए फिर से सुनिएगा, जो आनुवांशिक गुण होते हैं माता पिता से, ठीक है, बच्चों में पहुंचते हैं, वो किसके फॉर्म में पहुंचते हैं, तो डीएनए के अणु के रूप में पहुंचते हैं, ठीक है, डीएनए के अणु के रूप में पहुंचते हैं। एक्चुअली होते क्या, वो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्या होता है, वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है, जब कोशिका विभाजन बंद है, यानी कोशिका विभाजन हो ही नहीं रहा है, उस समय ये जो डीएनए होते हैं क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। ये चीज हो गई। अब आगे देखिए, देखिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है तब। बैक्टीरिया जैसे, जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया जैसे, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव जो होते हैं जिसमें कोशिका का, ठीक है, कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत कम स्पष्ट होते हैं। मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे जीवों के केंद्रकीय क्षेत्र कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बैक्टीरिया जैसे जो जीव होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं, इनमें जो होता है ये इनमें क्या किया जाता है, तो इनमें जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, बहुत कम स्पष्ट होता है, या बहुत कम स्पष्ट होता है, केंद्रकीय क्षेत्र कम स्पष्ट दिखाई देते हैं, कम स्पष्ट दिखाई देते। भाई क्यों कम स्पष्ट दिखाई देते, कारण क्या है, तो क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इनमें केंद्रक झिल्ली आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। मैंने क्या कहा, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो ऐसी कोशिका के केंद्रक में केवल क्रोमैटिन होता है। ऐसी कोशिका के केंद्रक में, देखिए, ऐसी कोशिका के केंद्रक में केवल क्रोमैटिन होता है। देखिए क्या लिखा, ऐसी कोशिका के केंद्रक में केवल क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। जिन कोशिकाओं के केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, इसी में देखिए मैं कह रहा हूं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिन कोशिकाओं के कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट तथा
जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है भैया, उसे यूकैरियोट कहते हैं, और जिनमें नहीं होती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। जिनमें यूकैरियोट यानी जिनमें केंद्रक झिल्ली है उसे यूकैरियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोट। देखिए मैं दोनों चीज बता देता हूँ, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली होगी। ठीक है, यूकैरियोट में क्या होगी? केंद्रक झिल्ली होगी। कहते हैं, ये हो गई बात। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, अब प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं है और केंद्रक झिल्ली न होने के कारण इसमें अधिकांश द्रव्य अंगक भी नहीं होते हैं। देखिए यहां से लिख देता हूं, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट में, किसमें? प्रोकैरियोट में क्या होगा? इसमें अधिकांशतः प्रोकैरियोट में अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट में अधिकांश केंद्रक यानी, या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। अब देखिए भाई, जब नहीं होते हैं, अब यहाँ पर बात फंसती है कि जब नहीं होते हैं तो इनका जीवन कैसे चलता है? तो प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होती है उनमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होती है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में किसकी बात कर रहा हूँ? प्रकाश देखिए अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट जो होती है कोशिका होती है, इसमें केवल क्या होता है? क्रोमैटिन होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये अक्सर हमको किसमें देखने को मिलता है? तो बैक्टीरिया में। तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, तो बैक्टीरिया में ही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होती हैं उनमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है। किसमें होता है? तो झिल्लीदार पुटिका में होता है, इसकी बात हो रही है। देखिए आप चीज़ों को बस जोड़ जोड़ के पढ़िए, अंतर देखिए। अगर आप अंतर पकड़ना शुरू कर देंगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी। अगर आप अंतर नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, सॉरी केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ये बस इसको पकड़ के चलेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए संश्लेषी, देखिए प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ रहता है? झिल्लीदार पुटिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होते हैं। झिल्लीदार पुटिका में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो झिल्लीदार पुटिका में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड में होता है। किस में होता है? तो प्लास्टिड में होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में
क्लोरोफिल क्लोरोफिल जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है, प्लास्टिड में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। कहाँ होता है? प्लास्टिड में होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में कोशिका द्रव्य। ये आपका केंद्रक खत्म हुआ, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य अंगक के बारे में, यानी कोशिका द्रव्य में जो अंगक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य में काफ़ी अंगक होते हैं। कोशिका अंगक कहते हैं जैसे अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ठीक है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, गल्जी बॉडी होती, ये सारी क्या हैं, क्या आपके हैं, तो ये सब किस में आते हैं? तो ये सब किस में आते हैं? कोशिका के द्रव्य के, यानी कोशिका अंगक आते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं आपका क्या होता है कोशिका अंगक में। पहला है अंतःद्रवी जालिका। किसकी बात करने चल रहे हैं? अंतःद्रवी जालिका की बात करने चल रहे हैं। देखिए, ये है, सॉरी, अंतःद्रवी जालिका है, ठीक है, अंतःद्रवी जालिका। अगर हम इसको बात करें, तो अगर हम इसको देखें इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहता है इंडोप्लाज्मिक। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सॉरी, कुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, अंतःद्रवी जालिका जो होती है, वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, देख लीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती हैं, यानी जो अंतःद्रवी जालिका होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होती है आपकी स्मूथ, एक होती है रफ यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम यानी खुरदुरी, खुरदुरी, ठीक है, अंतःद्रवी, अंतःद्रवी, अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, ठीक है, ठीक है। खुरदुरी अंतःद्रवित जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुरदुरी अंतःद्रवित जालिका, ठीक है, खुरदरी, ठीक है,
खुरदरी जो होता है अंतर्द्रवी जालिका होती है। इसी को कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इसके बाद आता है आपका स्मूथ, क्या आता है भाई, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, जिसे चिकनी क्या कहा जाता है, चिकनी, चिकनी क्या कहा जाता है, चिकनी। तो चिकनी इंडोप्लाज्मिक यानी चिकनी ठीक है, द्रवी, अंतःद्रवी जालिका, ठीक है, अंतःद्रवी जालिका कहा जाता है। देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले बात समझिए कि अंतर्द्रवी जालिका होती क्या है। देखिए, अंतर्द्रवी जालिका जो होती है वो नलिका कैसी होती है, अंतर्द्रवी जालिका जो झिल्ली होती है, झिल्ली युक्त होती है, ठीक है, अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त होती है। नलिका और पुटिकाओं यानी नलिकाओं पुटिकाओं की यानी सीट की बहुत बड़ी क्या होती है, सीट की क्या होती है, सीट की संरचना जैसे आकार होते हैं। अब ये जो इसमें लंबी लंबी नलिकाएं जो होती हैं वो गोल भी हो सकती हैं और आयताकार भी होती हैं। कैसी होती हैं, आयताकार थैलों के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है। ये हो गई अंतर्द्रवी जालिका की बात कर दी है। तो अंतर्द्रवी जालिका की संरचना देखेंगे तो प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवी जालिका की जो संरचना होती है वो किसकी तरह होती है, तो किस तरह से दिखाई देती है, तो सुन लीजिए फिर से, अंतर्द्रवी जालिका प्लाज्मा झिल्ली के समरूप दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कैसे किस तरह से ये कार्य करते हैं। देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं, इसे कहते हैं रग, ठीक है, RER, और इसे कहते हैं सर, ठीक है, समझिएगा। हम इसकी बात करने चल रहे हैं, इसकी बात करने चल रहे हैं, तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद ये देख लेंगे, ठीक है। इसको जरूर पिक्चर खींच लीजिएगा, जरूर इसका फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, चलिए देखते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देख लीजिए, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, ये क्या होते हैं, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में जो होता है, क्या कह रहा है कि खुरदरी जो अंतःद्रवी जालिका होती है, ये खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है भाई। तो इस पर खुरदरी दिखाई देने का कारण सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, तो राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। किस पे लगे होते हैं, तो अंतःद्रवी जालिका में से जो रफ होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका जो खुरदरी दिखाई देता है, इसी राइबोसोम की वजह से क्या करता है, ये खुरदरी दिखाई देता है। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है वो ER के जरिए, किसके जरिए, ER के जरिए कोशिका के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब आपने समझा कि जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका होती है, ये खुरदरी होने का कारण ये है कि इनके ऊपर क्या लगा होता है, राइबोसोम लगे होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। और यही प्रोटीन जो होता है आवश्यकता अनुसार ER के माध्यम से कोशिकाओं के विभिन्न भागों तक क्या कर दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। ये है आपका ER,
ठीक है, किसकी बात की है, ER। अब इधर देखिए ये सारी चीजें हो गई ER के बारे में, ठीक है, बस इतना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं कि जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, इस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इन्हीं कारण से ये खुरदुरी दिखाई देती है। ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और ये प्रोटीन आवश्यकता अनुसार ER के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, तो यह प्रोटीन मतलब कोशिका के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब आते हैं सर की बात करते हैं स्मूथ, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात कर लेते हैं। देखिए इसको इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बता दिए हैं कि ये क्या करता है, तो रफ जो इंडोप्लाज्मिक होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है उसके बारे में सुन लीजिएगा, ठीक है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं ये वसा और लिपिड, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये वसा व लिपिड, वसा और लिपिड का क्या करते हैं, अणुओं की क्या करते हैं, बनने में सहायता करते हैं, ठीक है। वसा और लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करते हैं। जो ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी जो कोशिका के लिए या कोशिकी क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन, जो ये वसा होता है और ये लिपिड, वसा और लिपिड जो होता है कोशिकी क्रियाओं के लिए बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया आगे। कुछ प्रोटीन और वसा, ठीक है, करा कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिकी झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कुछ प्रोटीन और वसा, देखिए कुछ प्रोटीन व वसा कोशिकी 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 झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिकी झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं और इन्हीं को जो ये बनने की क्रिया जो होती है, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। यानी झिल्ली के बनने की क्रिया को, ठीक है, झिल्ली के बनने की क्रिया को, झिल्ली के बनने की क्रिया को जीवात जनन प्रक्रिया कहते हैं, जनन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं, कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन और वसा जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ये काम हो गया, कहता है कि ER विभिन्न अंगों में विभिन्न तरीके से दिखाई देता है, ये चीज निकल कर आ गई। अब और सुनिएगा, जो चिकनी यानी जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, यकृत में ये जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यकृत में जो ये मतलब जो कोशिकाएं होती हैं इनमें जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, इसमें यकृत की कोशिकाओं में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाया जाता है, ये क्या करते हैं, तो ये दवाओं को यानी जो दवा लिए हैं उसके जो विनाशकारी या निराशकारीकरण करते हैं, यानी उनको क्या करते हैं, कम करते हैं, निराश भी कहते हैं, निरावीसीकरण करते हैं या विष को भी खत्म करते हैं। ये इनका काम है, इनकी भूमिका है, किसकी, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। मैं लिख देता हूं, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए
देखिए लिखा हुआ है कि यकृत की कोशिकाओं में जो सर होती हैं वो विष तथा दवाओं के निराविषीकरण, ठीक है, निराविषीकरण में मदद करती हैं या क्या करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है, या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हो गया आपका, क्या खत्म हो गया आपका रर और सर। देखिए भैया जो चीज़ें इसमें थी, जो ज़रूरत की थी आपको मैंने बता दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाल्गी उपकरण पढ़ेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, गाल्गी एपार्टस कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। जितना हमको ज़रूरत है, जितना आपको इम्पोर्टेंट है, मैं उनको सबको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको लर्न करते हैं। बस मैं बार बार कहता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस खाली आप लर्न करते जाइए, सिर्फ दोहराते जाइए। कितनी बार दोहरा लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। बस यही आपको करना है। देखिए गाल्जी उपकरण किसकी बात करने चल रहे हैं, तो गाल्जी उपकरण, गाल्जी गाल्जी ठीक है, एपार्टस, ठीक है। गाल्जी एपार्टस की बात करने चल रहे हैं। किसकी बात करने चल रहे हैं, तो गाल्जी एपार्टस, ठीक है, एपार्टस की बात कर रहे हैं। गाल्जी एपार्टस की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। समझिएगा गाल्जी एपार्टस होता क्या है, ठीक है। देखिए कैमिलियो गाल्जी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ये कैमिलियो गाल्जी के नाम पर ही पड़ा गाल्जी उपकरण, ठीक है। देखिए कैमिलियो, ठीक है, कैमिलो गाल्जी जो थे उनके द्वारा वर्णित है ये, या उनके द्वारा ये खोजा गया है, ठीक है। तो उन्होंने वर्णित किया कि जो गाल्जी उपकरण है ये झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक क्या है, तंत्र है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है, एक तंत्र है। जिससे किसने बताया, तो गाल्जी कैमिलो ने बताया कि कैमिलो ने कहा कि जो गाल्जी है, ठीक है, उसका वर्णन करते हुए कहा कि ये झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है, एक तंत्र है, ठीक है। एक दूसरे के, ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर रूप से क्या होती हैं, ये सजी रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर, जैसे इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ये सजी रहती हैं, ठीक है। कि और करा जिन्हें क्या कहा जाता है, तो कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कुंडिका कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, गाल्जी जो उपकरण है ये कैमिलियो गाल्जी द्वारा वर्णित किया गया कि ये क्या होते हैं, तो झिल्लीदार युक्त या झिल्ली युक्त पुटिकाओं से बनी होती हैं और एक तंत्र होती हैं, और एक ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर समांतर क्या होती हैं, क्या होती हैं, सजी रहती हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो कुंडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंडिका कहा जाता है। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे ईआर, और ईआर का इसका संबंध, तो ये क्या होता है, कह रहा है कि इनका संबंध या ये किसके संपर्क में रहती हैं, तो ईआर झिल्लियों से संपर्क करती हैं या संपर्क होता है। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये चीज हो गया आपका ईआर से संबंधित, ठीक है, पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक के रूप में किया जाता है। यानी कह रहा है कि जो ईआर से संश्लेषित, क्या क्या संश्लेषित होता है, तो प्रोटीन संश्लेषित होता है, ठीक है। ईआर से संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किया जाता है। ईआर से संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किया जाता है, फिर इसे कोशिका के बाहर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है या भेज दिया जाता है। सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाना इसका काम है। क्या कह रहा हूँ, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है,
इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनाया जाता है और इसी के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो अगर हम इसको लिख लें तो हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। कैमिलियो गाल्जी द्वारा वर्णित, ठीक है, कैमिलियो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण क्या होता है? मैंने अभी बताया, झिल्ली युक्त पुटिकाओं का एक तंत्र है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं का तंत्र है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं का क्या है? तंत्र है। एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं। यह एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं। यह एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से क्या करती हैं? सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहा जाता है। जिन्हें कुंडिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कुंडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कुंडिका कहा जाता है। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्ली से होता है। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। क्या कह रहा हूं? इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। ईआर से संश्लेषित पदार्थ इसमें पैक किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। और क्या मैंने बोला कि यह सरल शक्कर को जटिल शक्कर में बदल देता है। यह क्या करता है? यह लाइसोसोम को भी बनाता है। किसके बनाता है? तो लाइसोसोम, इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, या यह लाइसोसोम को भी बनाता है।
इसको उतार लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट है लाइसोसोम। क्या पढ़ना है हमको? तो लाइसोसोम पढ़ना है। देखिए ये पढ़ना है लाइसोसोम। अभी इसके बारे में सुने कि लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गाल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लाइसोसोम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लाइसोसोम होता क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। संरचनात्मक तरीके से संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम लाइसोसोम क्या होता है? तो झिल्ली से घिरी हुई। ठीक है, झिल्ली से घिरी हुई लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई क्या होती है? संरचना होती है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। झिल्ली से घिरी हुई क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, अब समझिएगा बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, अभी इसके बारे में आपने भी पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जानिए तो अच्छी रहेगी बात। ठीक है, तो कह रहा है कि लाइसोसोम जो होता है वो संरचनात्मक दृष्टि से झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, रर इन एंजाइमों को बनाता है। कौन बनाता है? रर, अभी बात हुई है। ठीक है, रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी रर। ठीक है, इन एंजाइमों को, ठीक है, इन एंजाइमों को, ठीक है, इन एंजाइमों को, ठीक है, इन एंजाइमों को बनाता है। रर इन एंजाइमों को बनाता है। ठीक है, मैंने फिर से बता दूं कि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में। ये संरचनात्मक दृष्टि से झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इन पाचक एंजाइम को कौन बनाता है? तो रर बनाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो लाइसोसोम कोशिका में अपशिष्ट को, ठीक है, जो कोशिका में अपशिष्ट पाया जाता है उसको निपटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट को निपटाने का काम करती है। निपटाने का काम करती है। ठीक है, लाइसोसोम जो कोशिका में अपशिष्ट होता है उसको निपटाने का काम करती है। ठीक है, अब क्या करा? बाहरी व कोशिका के टूटे फूटे अंगों को पाचित करके साफ करती है। ठीक है, कह रहा है कोशिका के बाहरी व
टूटे फूटे अंगों को, टूटे फूटे अंगों को क्या करती है, तो पाचित करके, टूटे फूटे अंगों को पाचित करके, चित करके कोशिका को, कोशिका को साफ करती है, साफ करती है। ठीक है, देखिए जितनी जरूरत है उतना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब करा इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, यानी यही जो पाचनकारी एंजाइम होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है, देखिए कोशिकी चयापचय, ठीक है, यानी कोशिका कब, जब कोशिका में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है, व्यवधान उपस्थित हो जाता है, यानी व्यवधान होने लगता है, यानी वो कोशिकाएं मरने लगती हैं या क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, तो उनके में क्या होता है, ये लाइसोसोम फट जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है, कह रहा है कि कोशिका पाया जाता है, कोशिका के मृत होने पर, कोशिका के मृत होने पर, ठीक है, मृत होने पर ये लाइसोसोम फट जाता है, मृत होने पर लाइसोसोम फट जाता है। ठीक है, कोशिका के मृत होने पर लाइसोसोम फट जाता है, और जब ऐसा होता है, फट जाता है, तो एंजाइम अपने ही कोशिका को क्या कर जाता है, पाचित कर देता है, और इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, मैंने क्या कहा कि जब लाइसोसोम फट जाता है और यह अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाता है, पाचित कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, आत्मघाती थैली कहते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, थैली कहते हैं। ये हो गया आपका। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक पूरा इसमें बता देता हूँ। देखिए जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से आप उनको देखेंगे तो क्या होता है, उसमें झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है, पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम कहाँ से बनता है, तो इसको बनाने वाला रर है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है इन्हें। लाइसोसोम में कोशिका अपशिष्ट को निपटाता है, यानी जो अपशिष्ट कोशिका में पाए जाते हैं उनको निपटा देता है। टूटे फूटे जो अंग होते हैं कोशिका को, उनको भी निपटा देता है, उनको भी पाचित कर देता है, उन्हें साफ कर देता है। जब कभी कभी कोशिका मृत हो जाती है तो ये फट जाता है, और फटकर कोशिका को ही पाचित कर देता है, और ऐसी की स्थिति में इसे क्या कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। ये हो गया आपका, किसके बारे में हो गया, तो लाइसोसोम के बारे में हो गया। अब अगला देखेंगे, उससे पहले इसको उतार लीजिए। सॉरी, देखिए
देखिए अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में भी आप लोगों ने बखूबी सुने होंगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें हम बता देंगे, उसके अलावा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, तो बिजली घर कहा जाता है। ये भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। कैसा बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है वो वलित होती है। ठीक है, दो झिल्लियां, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, छिद्रित होती है, यानी उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली में क्या पाए जाते हैं भाई, तो बाहरी झिल्ली में आपके पास क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, यानी छिद्रित होती है। ठीक है, और जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है, आंतरिक झिल्ली आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, तो वलित होती है। कैसी होती है, तो वलित होती है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, बहुत अधिक वलित होती है। देखिए, आंतरिक झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, वलित होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत अधिक वलित होती है। कौन सी, तो आंतरिक झिल्ली। अब ये वाली झिल्ली, इसकी बात कर रहे हैं, जो वलित है, ये क्या करती है, जब हमें क्या बनाना होता है, एटीपी। क्या बनाना होता है, एटीपी। तो जब एटीपी बनाना होता है, एटीपी के अणु बनाने होते हैं, तो ये रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए उनके क्षेत्र को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, एटीपी के निर्माण में जो रासायनिक क्रिया होने वाली होती है, उसके क्षेत्र को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, एटीपी के निर्माण में, ठीक है, एटीपी के निर्माण में रासायनिक क्षेत्र को, ठीक है, रासायनिक क्रिया के लिए रासायनिक क्षेत्र को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। ठीक है, और ये जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर होती हैं, और उनके लिए वो करने की वजह से हमें एटीपी प्राप्त होता है, और यही एटीपी क्या होता है, ऊर्जा के रूप में हमें दिखाई देता है। यही एटीपी ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यही एटीपी हमारा ऊर्जा होता है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सुन लीजिए क्या होता है, ये रासायनिक यौगिक बनाने का काम करती है। ठीक है, रासायनिक यौगिक बनाने का काम करती है, जो यांत्रिक कार्य के लिए हमें, यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी के रूप में संचित होता है। कौन, ऊर्जा। ठीक है, और सुनिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का क्या बना होता है, डीएनए, और क्या होता है, राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए व राइबोसोम होता है। इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और क्या होता है भाई, तो राइबोसोम होता है। यह अपना कुछ प्रोटीन भी बना लेती है। ठीक है, यह अपना कुछ प्रोटीन भी बनाती है, कुछ प्रोटीन भी बना लेती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होता है। एक झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है, बाहरी वाली, अंदर वाली अधिक वलित होती है, जिसके कारण जब एटीपी बनाना होता है तो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया के क्षेत्र को बढ़ा देता है, और इसमें यौगिक बनते हैं, और यौगिक बनते हैं तो यौगिक बनाने के लिए इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये कुछ प्रोटीन भी बना लेती है। ये आपका खत्म हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे चलते हैं।
अब हम चल रहे हैं प्लास्टिड की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? तो प्लास्टिड की तरफ चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्लास्टिड पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए प्लास्टिड क्या होता है। देखिए भाई, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, दो चीजें, कोशिका भित्ति सेल वॉल और प्लास्टिड, ये दोनों किस में पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्लास्टिड के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्रोमोप्लास्ट, किसकी बात कर रहे हैं? तो क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट किसकी बात किए? तो क्रोमोप्लास्ट की बात किए। ये रंगीन होते हैं, रंगीन। ठीक है, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। किसकी बात कर रहे हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट। किसकी बात किए हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं या श्वेत होते हैं। क्या होते हैं? श्वेत कलर के होते हैं, रंगहीन होते हैं या श्वेत प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रंगीन होते हैं और श्वेत होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में सुनिएगा। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है भैया, इसमें क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? तो हरे रंग के होते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा गया? तो अब इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट से क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं, यानी बहुत ही आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही आवश्यक है। इनके अलावा कुछ क्लोरोफिल अतिरिक्त होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में कुछ अतिरिक्त होते हैं जो किस कलर के होते हैं? तो पीले होते हैं और नारंगी होते हैं। कैसे होते हैं? तो पीले होते हैं और नारंगी रंग के होते हैं। ये भी जान लीजिए दो चीजें। अब इनके बाद जो बचता है ये बचता है आपका कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ये महत्वपूर्ण अंगक है। ठीक है, ये क्या होते हैं? बहुत प्राथमिक अंगक हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इनमें देखने को मिलता है स्टार्च। क्या देखने को मिलता है? स्टार्च। और क्या देखने को मिलता है? तेल मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्टार्च, तेल। और क्या देखने को मिलता है? तो प्रोटीन, वह प्रोटीन। अब तेल का मतलब वसा भाई। ठीक है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये हो गई चीजें बात आपके सामने। प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, इसमें अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। अब इसमें भी अपना क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है। ये हो गया आपका क्या? किसकी बात कर रहे हैं? तो प्लास्टिड। प्लास्टिड भी क्या हो गया? खत्म हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो गई। अब देखिए राजधानियां जो होती हैं ये भी पौधों में, यानी राजधानियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में जो होता है, देख लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए।
ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए हम किसकी बात करने चल रहे हैं, राजधानियों की। देखिए इसकी बात करने चल रहे हैं, हम क्या कहने चल रहे हैं उसी को बस ध्यान दीजिए, बस और कुछ इसमें हम है नहीं। जो राजधानियों की संरचना जो होती है उसमें मतलब तरल और ठोस पदार्थ एकत्रित होते हैं। राजधानियों में जो होता है तरल और ठोस पदार्थ क्या होते हैं, संश्लेषित संग्राहक थैलियाँ होती हैं, इनमें तरल और ठोस पदार्थ इकट्ठे होते हैं दोनों, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो जो राजधानियाँ होती हैं वो पौधों में तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन जंतुओं में क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो राजधानियों का माप होता है अगर पौधों में देखें तो केंद्र की माप का 90 या 50 से 90% होता है, ठीक है। केंद्र की ये माप, ठीक है, समझ रहे हैं, 50 से 90% होता है, बस इतना इसमें है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोशिका द्रव्य भरी रहती है, ठीक है, किसमें, तो राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरी रहती है। ये स्फीति और कठोरता प्रदान करती है, किसको, तो कोशिका को स्फीति और क्या प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है, ये इसका काम है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के आगे भेजते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। सूत्री विभाजन में कोशिकाएं नई कोशिकाओं से दो नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाओं से यानी मातृ कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो समान तरीके से माता से बच्चों में चले जाते हैं, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें दो का क्या बनते हैं, चार बनते हैं कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती है, और इसमें जो संतति का मतलब गुणसूत्र होते हैं वो आधे ट्रांसफर होते हैं। ये हो गया आपका विभाजन, कोशिका विभाजन। इसमें देखिए हमें आपको पढ़ाना किस तरह से है, तो हमें पढ़ाना जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक जितने थे यही इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब रिवीजन करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको खूब ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मिलते हैं।